हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टारगेट विथ मुकेश में। आइए, हम लोगों ने अलंकार को पढ़ा था और अलंकार को पढ़ने के बाद आज वर्णमाला के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। वर्णमाला, ठीक, वर्णमाला यानी जो हमारा वर्ण है उसको व्यवस्थित तरीके से रख दिया गया, वह क्या कहलाया? वर्णमाला। ठीक, इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि वर्णमाला किसे कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यानी कि सभी वर्ण को एक किसी न किसी तरीके से व्यवस्थित किया गया है, तो व्यवस्थित तरीकों को क्या कहलाता है? वर्णमाला। पहली बात आती है कि भाषा की, यानी हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण होता है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। दूसरी बात कि भाषा की मौखिक आता है, एक तो पहले लिखित है, लिखित कौन सा होगा? वर्ण होगा, लेकिन मौखिक तरीके से क्या होता है? यानी भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई, मौखिक सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। यानी कोई भी भाषा को आप बोल रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं? ध्वनि होता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? ध्वनि बोला जाता है। पहली बात कि जो सबसे छोटी इकाई होती है, यानी जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। जो वर्ण है वह क्या है? इसका खंडन नहीं कर सकते। किसी भी वर्ण को, जैसे आप लिख रहे हैं क, यानी क को क्या आप खंडन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी कहीं भी भी आप किसी भी भाषा के उसके वर्ण को लिख रहे हैं तो आप उसको क्या कर तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा में वो क्या है? वर्ण होता है। लेकिन बोलने पे, यानी मौखिक तरीके से जो हम बोल रहे हैं, यानी जो हमारे मुख से ध्वनि निकल रही है, क्या आप इसको तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं, इसका खंडन नहीं कर सकते। यानी किसी भी चीज़ का जब खंडन नहीं किया जा सकता है तो वह क्या होता है? वह उस चीज़ की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया। अब इसके प्रकार, यानी इसका विभाजन किया जाए, कैसे विभाजन होता है उसको देखा जाए। कि वर्णमाला कितने प्रकार का होता है? तो वर्णमाला जो है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा होता है अयोगवा। ठीक, इसमें देखिए स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। लेकिन देखिए मुख्यतः पूछेगा मुख्यतः कितने वेद हैं, तो मुख्यतः केवल 2 वेद बताएंगे। ठीक, इसके 2 ही वेद, लेकिन पढ़ने में हम क्या पढ़ेंगे? 3 वेद पढ़ेंगे। ठीक है, आइए, यानी स्वर कितने? 11, और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। लेकिन ये कौन से हैं? मूल है, मूल स्वर। लेकिन अगर कुल स्वर की बात कर ले तो कुल स्वर हमारे कितने हैं? 39 हैं, और अयोगवा की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, आइए, सबसे पहले वर्णों को विभाजित कर लिए। वर्ण के बाद सबसे पहला आता है स्वर। यानी स्वरों को, जो स्वर बोलते हैं उसका कुछ न कुछ रीजन के तौर पे बोला जाता है, उस रीजन के तौर पे उसे विभाजित किया जाता है। तो उसे विभाजित करने का तरीका देख लीजिए क्या क्या है। यानी स्वर को 3 तरीके से बांटा गया है। कौन कौन से? 3 तरीके से। यानी 3 तरीका क्या है उसका? स्वर को विभाजित करने में 3 तरीका होता है। पहला स्वर होता है, स्वर को विभाजित करेंगे, सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ स्वर। तीसरा होता है संयुक्त स्वर। और अगला होता है त्रिमात्रिक या प्लुप्त स्वर, प्लुप्त या त्रिमात्रिक। ठीक,
ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त और प्लुप्त या त्रिमात्रिक स्वर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सबको जाना जाए। ह्रस्व जो स्वर होता है, इसका मतलब ह्रस्व का मतलब क्या होता है, छोटा होता है, यानी सबसे जो छोटा छोटा है उसको हम ह्रस्व के नाम से जानते हैं। जैसे अ क्या है, छोटा है, दूसरा क्या है, ई छोटा है, फिर तीसरा ऊ छोटा है, फिर अगला क्या है, री है। सभी में आपस में क्या है, छोटे हैं, यानी ह्रस्व मतलब ये होता है क्या, छोटा, यानी सबके जितने भी स्वर हैं उसका छोटा वाला पार्ट लिख लिया जाएगा, तो क्या होता है, ह्रस्व। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। जैसे बड़ा क्या क्या है, अ का बड़ा क्या हो जाएगा, आ, ई का बड़ा बड़ी, ऊ का बड़ा छोटा ऊ। ये सभी क्या कहलाते हैं, दीर्घ, यानी जितने भी बड़ा हैं वह क्या कहलाते हैं, दीर्घ कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन को देखा जाए तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ए, आई, ओ और औ को शामिल किया गया है। ए, आई, ओ और औ को शामिल किया जाता है। और दो बचते हैं जो प्लुप्त स्वर होते हैं, यानी कि ये क्या है, इसको जो ओम लिखा जाता है, सभी इसको क्या लिखा जाता है, ओम, तो क्या होता है, प्लुप्त स्वर होता है। यानी ह्रस्व स्वर कौन कौन से, अ, ई, उ, यानी अ छोटा अ, फिर छोटी ई, छोटा उ, फिर री। दीर्घ क्या होता है, तो बड़ा, बड़ा मतलब आ, फिर छोटा बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ। फिर आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त यानी दो स्वरों से मिलकर जो बनता है उसे संयुक्त स्वर बोला जाता है। स्वर अपने आप में क्या होते हैं, सभी स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, यानी इनको बोलने में किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। यह स्वतंत्र होते हैं अपने आप में, कोई भी स्वर को बोलेंगे तो इसमें स्वतंत्र, किसी और की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4, ए, आई, ओ और औ। ठीक, इसमें आता है जिह्वा के आधार पर, यानी जिह्वा के आधार पर बांटा गया है। तो जिह्वा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, यानी जो स्वर हैं इसे जिह्वा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। जिह्वा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। जैसे यानी जब आगे वाला भाग, यानी जीभ के आगे वाले भाग से बोलेंगे तो उसे अग्र स्वर कहा जाता है, और उसके मध्य वाले भाग से बोलेंगे तो मध्य स्वर कहा जाता है, और उसके पीछे वाले भाग से बोलेंगे तो उसे क्या कहा जाता है, पश्च स्वर कहा जाता है। ठीक, अब इसके आधार पर देखा जाए तो जो हमारा अग्र स्वर होता है, तो अग्र स्वर को हम शामिल किया जाता है, अग्र स्वर को, यानी दोनों ई और दोनों ए और आई को शामिल किया जाता है। ठीक, और पश्च स्वर जो होता है केवल अ होता है। पश्च स्वर में क्या होता है, केवल अ होता है। और जो बचे हैं, बचा क्या है, आ बचा है, ठीक, दोनों ऊ बचा है, ओ बचा है और औ बचा है। ये क्या कहलाते हैं, पश्च, यानी बोलने पर इसके जीभ के पीछे वाले भाग क्या होता है, सक्रिय होता है। अग्र में आगे वाला, पश्च में पीछे वाला और मध्य में उसके बीच वाले भाग क्या होते हैं, सक्रिय होता है। ठीक है, अब जो अगला भाग है वो अगले भाग को में हम देखेंगे, यानी स्वरों का विभाजन हो चुका है। स्वरों के बाद हम किसका विभाजन करेंगे, व्यंजन का विभाजन करेंगे। ठीक है, तो व्यंजन का विभाजन करेंगे तो वह अगले वीडियो में देखेंगे। और सभी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और UPSSC का पेट एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें बहुत फ़ायदेमंद होगा, यानी आपका क्वेश्चन हूबहू आएगा। ठीक।